जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सबको स्वस्थ होंगे। डोजोमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 रशियन आर्मी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट वहां पे जाके पढ़ रहे थे या काम कर रहे थे वो सब फंस जाते हैं। एक एक करके निकाला जा रहा है अभी। और रशिया के ऊपर भर भर के एकदम दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिया जाता है। बहुत सारा कंट्री इसका निंदा करता है। और यहां तक रशिया का रिप्रेजेंटेटिव जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात करते हैं तब बहुत सारा देशों का जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे वो उठकर चले जाते हैं। तो इसके पीछे रशिया यूक्रेन का जो विवाद है, इसका पीछे का मेन रीजन क्या है, मेन कारण कहां है, शुरुआत कहां पे हुआ, इसका आज हम लोग डेप्थ में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले बता दें, अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर दिन सुबह 11 बजे डोजोमी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स का क्लास जरूर अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज तक जितना सारा क्लास हो चुका है वो सब जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, बात है 1922 की, 1922। एक कम्युनिस्ट नेता थे, आप सभी लोग जानते होंगे, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन क्या करते हैं? रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ऐसे और भी बहुत सारा कुल 8 कंट्री को मिलाकर सोवियत यूनियन का, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर का एस्टेब्लिश करते हैं 1922 में। ठीक है, शुरुआत वहीं पे है, इसीलिए आपको एकदम बीज में जाना होगा। कोई भी प्रॉब्लम का जड़ में जाइएगा तभी आप लोग समझ पाइएगा दिक्कत कहां पे था। तो 1922 में सोवियत यूनियन का एस्टेब्लिश किया गया और धीरे धीरे साल दर साल सोवियत यूनियन एक सुपर पावर, एक नया सुपर पावर बनके दुनिया के नक्शे में उभरने लगा। और इससे पहले तक, यानी कि जब तक सोवियत यूनियन नहीं था तब तक यूएसए एक सुपर पावर के रूप में था। अब दुनिया का ये हमेशा से ये रुतबा रहा है कि कोई भी कंट्री, कोई भी शख्स जो एक ओहदे पे बैठा हुआ है उस पोजीशन को नहीं छोड़ सकता, पकड़े रहता है और उसको पकड़े रहने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। और यही हुआ। सोवियत यूनियन चाहता था कि सुपर पावर हम बनेंगे और यूएसए चाहता था कि मेरा जो रुतबा है वो हम बनाए रखेंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था। उसके बाद 1947 से शुरू हुआ कोल्ड वॉर। किसके बीच? सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच। और दोस्तों, ये जंग इतिहास में लिखे जाने वाले एक जंग होने वाला था जो कि 42 साल 42 इयर्स चलने वाला था। तो 47 में शुरू हुआ ये जंग 1989 तक चला। ठीक है, और इसी दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बट गया। ज्यादातर देश, बहुत सारा कंट्री था जो न्यूट्रल था, जैसे कि इंडिया न्यूट्रल कंट्री था, नॉन अलाइन मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सेदार था इंडिया। लेकिन ज्यादातर देश या तो यूएसए के संग जाता था, नहीं तो सोवियत यूनियन की तरफ। और सोवियत यूनियन को डिफीट करने के लिए यूएसए 1949 में वॉशिंगटन डीसी में नेटो नाम का एक संगठन बनाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। अब नेटो का मकसद क्या है? नेटो का मेन मकसद एक ही था कि कोई भी दूसरा कंट्री अगर नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करता है या अधिग्रहण करने की कोशिश करती है तब हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे और उस कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। कहने का मतलब यह था। अब देखिए, सुपर पावर तो 2 था। अब सुपर पावर के खिलाफ लड़ने का हिम्मत किसी का तो होगा नहीं।
और अभी अभी कुछ साल पहले ही दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से मतलब देख चुका था कि लड़ाई के इंतजाम मतलब लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब यह था, यूएसए का मोटिव था कि सोवियत यूनियन अगर कोई भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे और लड़ेंगे सोवियत यूनियन के खिलाफ। स्टार्टिंग के दौर पे नेटो में कुल 12 मेंबर था इस नेटो कंट्री में मेंबरशिप में, तो सोवियत यूनियन भी पीछे कैसे रखता। सोवियत यूनियन भी 1955 में यानी कि 6 साल बाद, नेटो 49 में हुआ, 47 से जंग चालू हुआ कोल्ड वॉर, 49 में नेटो संगठित हुआ और 55 में यानी कि 6 साल बाद सोवियत यूनियन पोलैंड का एक शहर है वर्सो में एक दूसरा संगठन का निर्माण किया और इसका नाम था वार्सो पैक्ट। इसका भी मोटिव वही सेम था कि अगर कोई कंट्री, कहने का मतलब अगर नेटो कंट्री इनडायरेक्टली नेटो कंट्री अगर कोई वार्सो पैक्ट कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे और नेटो के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और इस बीच हर कोई कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूएसएसआर हो, सोवियत यूनियन हो, हर कोई अपना इलाका बढ़ाना चाहता था और दोनों के बीच में फंस गया तब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और भी बहुत सारा कारण था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, इकोनॉमिकल फॉलबैक था, जिसके वजह से 1991 तक आते आते यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और जो 8 कंट्री मिलकर यूएसएसआर बना था वो कुल 15 देशों में बंट गया वो। और जो कि यूएसएसआर का मेन स्तंभ, मेन फाउंडेशन था रशिया, तो रशिया के अंदर वही आइडियोलॉजी, वही भावना, वो सब कुछ चीजें मौजूद है। और रशिया ये कभी नहीं भूलता कि नेटो या फिर उसके आड़ में छुपा हुआ यूएसए सोवियत यूनियन को तोड़ने के पीछे जिम्मेवार है। रशिया का तब कहना था कि वार्सो पैक्ट कोलैप्स हो चुका है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका है, तो नेटो को मौजूद रखने का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, जो 12 देशों के साथ शुरू हुआ नेटो 1949 में वाशिंगटन डीसी में, 2022 आते आते वो कुल 30 देशों का एक संगठन बन चुका है। और ताजुब की बात यह है कि उन 30 देशों में 3 देश ऐसा भी है जो पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था। लुत्वानिया है और एस्टोनिया। ये 3 देश जो है ये सोवियत यूनियन का ही पार्ट था पहले। और नेटो एक स्ट्रेटेजिकली रशिया का जो पड़ोसी देश है उसको नेटो में समाहित करते जा रहा है। और जो कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, ये कोई पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल अलायंस नहीं है, ये एक मिलिट्री अलायंस है। तो जो भी देश नेटो का मेंबरशिप लेता है उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और रिजल्ट में यह हुआ, बहुत सारा देश जो कि नेटो का मेंबरशिप लिया और रशिया का पड़ोसी देश है, वहां पे नेटो आके अपना मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है, नेटो का आर्मी बेस बन रहा है वहां पे। तो रशिया को अच्छा थोड़ी लगना था। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कोई एनिमी कंट्री या एनिमी संगठन उसी के बॉर्डर में आके अपना मिलिट्री बेस्ड डिप्लॉय करे, क्योंकि नेटो मेन एक लीड रोल में था यूएसएसआर को तोड़ने के पीछे। तो रशिया इसीलिए नेटो की तरफ से बहुत ज्यादा चिंतित है। प्रॉब्लम शुरुआत कहां पे हुआ, अब कट टू 20s में आते हैं। 2008 में सबसे पहले यूक्रेन, जो कि एक रशिया का ही पार्ट था पहले,
वो नेटो ज्वाइन करना चाहा और लगभग 58% वोटिंग हुआ नेटो ज्वाइन करने के समक्ष, राजी थे 58% लोग, और 38% लोग उसके खिलाफ थे कि हम लोग को नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और 3-4% होंगे जो न्यूट्रल थे। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम में फंसा रहा वो सारा चीज है। 2014 में आते हैं। अब 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच। अब विक्टर यानुकोविच ज्वाइन करना चाहते थे ईयू, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों? जैसे नेटो था, नेटो एक मिलिट्री अलायंस था, उसी तरह यूरोपियन यूनियन एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री का एक अलायंस है, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये इकोनॉमिकल और एक पॉलिटिकल अलायंस है। 2004 में जब यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रस्ताव दिया गया यूक्रेन ज्वाइन करने के लिए ईयू, रशिया ने इसका घोर विरोध किया। और आप लोग को बता दें जानकारी के लिए कि यूरोपियन यूनियन 1993 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और शुरुआती दिन पर इसका 6 मेंबर थे, बस 6 देश इसका फाउंडर थे। आज के डेट पे टोटल 27 देश इसका मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन का। रशिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि अमेरिकन अलायंस कोई भी कंट्री या ईस्टर्न यूरोपियन कोई भी कंट्री उसका पड़ोसी देश में आके बैठे, तो रशिया इसको अपोज किया। और ये बहुत लोगों का मानना है कि तत्कालीन जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, वो थोड़ा सा प्रो रशियन थे। रशिया ने बहुत सारा लुभावना प्रस्ताव दिया, रशिया का द्वारा दिया गया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, कि अगर आप यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत सारा ऑफर दिया जाएगा आपको, बहुत कम इंटरेस्ट में आपको लोन दिया जाएगा सरकार को, चीप गैस प्राइस दिया जाएगा, और भी बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। ये सब लुभावना प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट तत्कालीन विक्टर यानुकोविच यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं। अब तत्कालीन जो यूक्रेन के बाशिंदा थे, जो वहां के लोग थे, आवाम थे, उन लोगों ने इसका कड़ी निंदा जताई और उन लोगों को यह लगने लगा कि हम लोग कोई भी नेबर कंट्री के दबाव में आकर हम लोग अपना डिसीजन क्यों बदलें, और इसका बहुत एक्सट्रीम विरोध किया गया। विरोधियों को रोकने के लिए विक्टर यानुकोविच बहुत सारा ऐसा स्टेप्स उठाए, जिसके वजह से विरोध घटने के वजह से और बढ़ने लगा। अल्टीमेट सरकार कोलैप्स कर गया और विक्टर यानुकोविच को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और अल्टीमेट जाके उनको शरण मिला रशिया में। अब प्रेसिडेंट बन जाते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इतना सालों से जो प्रोसेस में अटका हुआ था नेटो ज्वाइन करने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और 2014 में ही रशिया एक काम कर देता है, जो कि रशिया यूक्रेन का ही एक पार्ट था जिसका नाम था क्रीमिया। क्रीमिया को इन्वेड कर देता है, अधिग्रहण कर लेता है। उतना प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग रशिया और यूक्रेन के जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में ज्यादातर आबादी प्रो रशियन है। उन लोगों को मानना है कि 1991 से पहले हम लोग तो रशियन ही थे, 91 के बाद हम लोग अलग हुए हैं, तो उन लोगों का झुकाव हमेशा थोड़ा सा रशिया की तरफ रहा है। और उन लोगों का यह भी एक शिकायत रहा है हमेशा कि यूक्रेन कभी भी हम लोगों को, यूक्रेन के आवाम नहीं मानता है ये कि हम लोग यूक्रेनियन हैं, जिसकी वजह से ये लगाव साल दर साल बढ़ता गया और रशिया से उन लोगों को मदद मिलता रहा। रशिया हमेशा ही ये जो प्रोटेस्टर्स थे, एंटी यूक्रेनियन और प्रो रशियन जो लोग थे, इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट देने लगा। 2014 में क्रीमिया को इन्वेड करके ये स्टेप एक कदम और आगे बढ़ा। अब नेटो ज्वाइन करने का जो मनचाह था यूक्रेन का,
वो और बढ़ गया। अब कट टू टुडे, आज के दिन पे मसला क्या है। देखिए, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा हर एक का, तो आपको हर कोई सही लगेगा। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रशिया का डर एकदम बिल्कुल जायज है, क्योंकि यूएसए और नेटो बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबल था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए, और रशिया को दिख रहा था कि हर साल एक एक कदम करके नेटो एकदम रशिया के दरवाजे तक आ चुका है। अपना पड़ोसी कंट्री जो पहले रशिया सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था, उन सबको अपना मेंबर बना चुका है, और उसको ये डर है कल को फिर से रशिया को न तोड़ दे। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन देश उसके पड़ोसी में आकर बैठे और अपना मिलिट्री आर्मी बेस बनाए, तो रशिया इसीलिए अपोज कर रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है यूक्रेन का। यूक्रेन का कहना है कि हम लोग नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि रशिया एक बार 2014 में इन्वेड कर चुका है यूक्रेन के ऊपर, तो ये डर हमेशा बना रहता है यूक्रेन के ऊपर कि कल को फिर से अटैक ना कर दे रशिया, तो हम लोग नेटो का मेंबरशिप ले लेते हैं, उससे इतना बड़ा एक पावरफुल कंट्रीज का सपोर्ट मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये भी कहना सही है। तीसरा बात है नेटो का। नेटो का मानना है हम किसको मेंबरशिप देंगे, किसको मेंबरशिप नहीं देंगे, भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो एक तरफ से देखा जाए दोस्तों तो तीनों ही सही हैं, फिर तो जंग होना ही था। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहां पे एक ऐसा ट्रीटी ही इसका सॉल्यूशन था जहां पे रशिया ये एश्योर करता यूक्रेन को कि रशिया कभी भी 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं करेगा यूक्रेन का। ऑपोजिटली यूक्रेन भी एश्योर्ड करता रशिया को कि हम लोग भी नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पड़ोसी का एक दूसरे का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे को सीमा को सुरक्षा देना और उसका डिग्निटी मेंटेन करना। तो रशिया को भी फर्ज है कि वो यूक्रेन के बॉर्डर को रिस्पेक्ट करें, और यूक्रेन बॉर्डर का भी मतलब ये जिम्मेवारी बन जाता है कि वो रशियन बॉर्डर का रिस्पेक्ट करें। तो फिर तो नेटो बीच में आता ही नहीं। लेकिन अब उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के या व्लादिमीर पुतिन के या नेटो का, वो तो वही लोग जाने। ट्रीटी तो साइन नहीं हो पाया। बहुत कोशिश किया जा रहा है कि एक बातचीत के द्वारा इस मसले को हल किया जाए। उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ, क्योंकि युद्ध कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया गया है। रशियन जो करेंसी है रूबल, वो हिस्ट्री में सबसे पहली बार सर्वप्रथम इतना गिरावट देखने को मिला है रशियन रूबल में। रशियन आज के डेट पे रशिया तो उतना इकोनॉमिकल सोशल मतलब सुपर पावर नहीं है, लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव व्यू से अगर देखा जाए तो रशिया आज भी एक बहुत ताकतवर देश है, और कोई भी कंट्री इंटरप्ट नहीं करना चाहता इसके लिए। खास करके नेटो को बीच में मध्यस्थता करना चाहिए था, क्योंकि नेटो को लेके इतना प्रॉब्लम शुरुआत हुआ, लेकिन नेटो यूक्रेन को सपोर्ट खुला सहायता नहीं किया। इसका काचा कारण ये भी हो सकता है कि पुतिन ने ये ओपनली कहा है कि हम लोग अगर कोई दूसरा कंट्री अगर इसके बीच में आता है हम लोग के बीच, तो हम लोग न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे। तो आज जो नुकसान हजारों में हो रहा है, कल वो नुकसान करोड़ों में हो जाएगा। मैं यहाँ पे नुकसान यानी कि लॉस ऑफ लाइफ का बात कर रहा हूं। तो ये है पूरा मसला दोस्तों। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, डोजोमी को सब्सक्राइब कीजिए, और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हैं तो हर दिन सुबह 11 बजे कॉम्पिटिटिव कोर्स को अटेंड कीजिए, और करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट MCQ पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।